Now come towards second question. Question number 2. Write an analysis on Indian Act 1861 for the inclusion of native people in government affair. ठीक है, 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि नेटिव पीपल यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको गवर्नमेंट अफेयर में क्या मतलब किस तरीके से उनको शामिल किया था, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी. आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इसके ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे. पहला पॉइंट है, अंडर दिस एक्ट द इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू ग्रास रूट लेवल स्टार्टेड. 1861 में, जैसे आपको पता है 1857 में हुई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन ये काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश थे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि अगर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत करनी है तो वहाँ के रहने वाले जो नेटिव पीपल्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है. ठीक है, क्योंकि अगर वो उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो वो एक अच्छे तरीके से ये सिस्टम जो है एज जो वो वहाँ पे रूलर बन के सामने आए हैं, क्योंकि वो लोग तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, कि उनके सामने जो एकदम से ब्रिटिश लोगों ने आके हुकूमत स्टार्ट कर दी थी. तो ये वहाँ के सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले ना हिंदू ये चीज़ एक्सेप्ट करते थे ना मुस्लिम करते थे. तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वहाँ के रहने वाले लोगों को भी हम शामिल करें. अब ये जो एक्ट था, पहला एक्ट 1861 था, फर्स्ट एक्ट था ये. इसमें एक थोड़ा सा जनरल व्यू मैं आपको दूं तो वो सिर्फ ये था कि उन्होंने बज़ाहिर नेटिव पीपल को इंक्लूड कर लिया था. ठीक है, सामने शामिल किया था, बट उनसे कोई डिसीजन मेकिंग में उनका कोई पार्ट नहीं था. वो सिर्फ राय दे सकते थे, बट किसी चीज़ के बारे में कोई हतमी फ़ैसला जो था वो नहीं करने का इख्तियार नहीं दिया था. ठीक है, लेकिन जस्ट उनका काम क्या था, वो आए और मीटिंग अटेंड करें. ठीक है, ये था. तो अब हम इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं. अंडर दिस एक्ट द इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड. तो इंडियन पीपल को पहली दफ़ा इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल काउंसिल में हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इन लोगों को शामिल किया गया था. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ ग्रास रूट लेवल स्टार्टेड. यानी अब जो पावर्स थी इस एक्ट के बाद जो ग्रास रूट लेवल यानी निचले तबके की तरफ भी ट्रांसफ़र हो गई थी. सेकेंड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. Provincial governments of Bombay and Madras were partially allowed to legislate. Legislate या legislature क्या होता है? Legislature कहते हैं कानून बनाने वाले. ठीक है, कानून जो बनाते हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए लेजिस्लेचर्स होते हैं. लेजिस्लेचर्स असेंबलीज़ भी होती हैं, काउंसिल्स भी होती हैं जो किसी भी मुल्क से रिलेटेड, किसी भी बात से रिलेटेड कानून बनाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेट. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर पार्शली अलाउड टू लेजिस्लेट. यानी प्रोविंशियल सूबाई लिहाज से बम्बई और मद्रास को भी कुछ तौर पे पार्शली अलाउड मतलब थोड़ा उनको भी अलाउ किया है. किसमें? लेजिस्लेट में, कानून बनाने वाली उस काउंसिल में उनको भी शामिल किया गया. वाइसरे वुड अप्रूव द लॉज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो वाइसरे था, वाइसरे कौन था? वाइसरे होता है जो ब्रिटिश ने अपना, जिसको उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में जिसको भी हेड बनाया हुआ था उसको वाइसरे बोलते थे. ठीक है, तो वाइसरे जो था उसके पास ये इख्तियार था कि वो अप्रूव करता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को. ठीक है, उसने अप्रूव करना होता था किसके? लॉस को. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सूबाई जो लेजिस्लेचर, मैंने आपको लेजिस्लेटिव का बताया, जो कानून बनाते थे. ठीक है, वो काउंसिल जो कानून बनाती थी, तो वो लॉस को अप्रूव कौन करता था? वो करता था वाइसरे. फिर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी और फॉरेन अफेयर वर टू बी प्रेजेंटेड फॉर प्रियोर. प्रियोर कहते हैं पहले, यानी इससे पहले रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से की मजहबी कोई भी रसूमात हैं और कोई भी फॉरेन अफेयर है इस तरह के, वर टू बी प्रेजेंटेड फॉर प्रियोर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यानी जो भी मजहबी तौर पे अगर कोई भी पॉइंट रखते थे फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, उसको पहले अप्रूव करवाना पड़ता था किससे? प्रेसिडेंट टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है, द गवर्नर
journal was given power to nominate at least 6 or maximum 12 members to his council with half of the members as non-official. अच्छा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी उसमें गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी कि वो रख सकता था कम से कम 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 12, यानी उनकी लिमिट थी 6 to 12 मेंबर्स की, टू हिज काउंसिल विद हाफ ऑफ द मेंबर्स आर नॉन ऑफिशियल, यानी वो इतने मेंबर्स जो था 6 to 12 तक मेंबर्स रख सकता था कौन से नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब यहाँ पे नॉन ऑफिशियल से मुराद वो लोग हैं, वो नेटिव पीपल जो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, ठीक है, जो किसी अच्छे ओहदे पे फाइज थे, उनको उन्होंने इसमें ऐड किया, ठीक है, उनको नॉन ऑफिशियल बोला गया। यानी वो नॉन ऑफिशियल से मुराद ये है कि वो गैर सरकारी थे, वो कोई भी फैसले के वाला जो था ना, डिसीजन या कोई राय देने वाला काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ उनका काम था कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें। तो हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में इंडियन एक्ट जो काउंसिल एक्ट 1861 आया था, उस एक्ट में ये पहली बार हुआ था कि इस तरीके से वहाँ के नेटिव पीपल्स को भी उन मीटिंग्स में, लेजिस्लेचर में जो सब काउंसिल्स थी उनमें शामिल किया जाने लगा। वरना इससे पहले जो थे वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश के अपने ही लोग बनाते थे जो यूरोप से आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से इंडियंस को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।